पिछले वीडियो में हमने विज्ञान में मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधियों के विषय में जानना था। आज हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण अथवा नवीन प्रकार के परीक्षण, जिनको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन और न्यू टाइप टेस्ट कहते हैं, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण उत्तरों की दृष्टि से अत्यंत सीमित होते हैं, अर्थात ये बहुत ही इनके उत्तर छोटे होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की रचना अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण उद्देश्यों, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें एक निश्चित उत्तर होता है। यदि छात्र ने उस उत्तर के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तर दिया तो अध्यापक चाहकर भी उसको सही नहीं कर सकता। इन प्रश्नों में आत्मनिष्ठता नहीं होती है। वस्तुनिष्ठता से आशय है कि अध्यापक के मूड का मूल्यांकन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस प्रकार से आत्मनिष्ठता में अध्यापक के मूड का या व्यक्तित्व का प्रभाव मूल्यांकन में पड़ता है और वह अपनी मूड के अकॉर्डिंग मार्क्स देता है। वैसा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मूल्यांकन में नहीं होता है। चाहे कोई भी परीक्षक मूल्यांकन कर रहा हो, अंक समान ही आएंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं दो प्रकार की होती हैं: प्रत्यास्मरण प्रकार रिकॉल टाइप, प्रत्याभिज्ञान प्रकार रिकॉग्निशन टाइप, जो पिछली वीडियो में आपने देखा था। और प्रत्यास्मरण प्रकार फिर से दो प्रकार के होते हैं: साधारण प्रत्यास्मरण सिंपल रिकॉल टाइप और रिक्त स्थान पूर्ति फिल इन द ब्लैंक्स और कंप्लीशन टाइप। प्रत्याभिज्ञान प्रकार जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बहुविकल्प रूप मल्टीपल चॉइस टाइप, दूसरा है एकांतर क्रिया रूप अल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप, तीसरा है मिलान रूप मैचिंग टाइप, चौथा है वर्गीकरण रूप क्लासिफिकेशन टाइप, पांचवा है सादृश्य अनुभव रूप एनालॉजी टाइप। तो अब इसके पश्चात एक एक करके सभी को उदाहरण सहित समझते हैं। प्रत्यास्मरण रूप रिकॉल टाइप, इस प्रकार के प्रश्नों में रिक्त स्थान छूटे रहते हैं। छात्र अपनी स्मृति के आधार पर उत्तर देते हैं। ये प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी बताया। साधारण प्रत्यास्मरण सिंपल रिकॉल टाइप, इसके अंतर्गत साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका एक विशिष्ट उत्तर होता है, जिनमें रिक्त स्थान छूटे रहते हैं। छात्र स्मरण शक्ति के आधार पर उत्तर देते हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे उदाहरण के रूप में इनमें निर्देश ये दिया होता है, जैसे नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं जिनका उत्तर सामने दिए गए स्थान में भरना है। सामने ये स्थान दे रखा है और चुंबक, जैसे पहला प्रश्न है चुंबक के ध्रुवों के नाम लिखिए। अब चुंबक के जो भी ध्रुव होते हैं आपको इस ब्रैकेट में उनके नाम लिखना होता है। दूसरा प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक यहाँ पे आपने लिखना होगा। तो इस तरह के प्रश्न ये साधारण रिकॉल सिंपल, जैसे आपको पहले आपने पढ़ा, फिर आपने याद किया, कुछ समय बाद आपको ये प्रश्न पूछा गया तो आपने अपनी स्मृति में जो था उसको याद करते हुए आपने इनका उत्तर यहाँ देना है। इसमें पूरे वाक्य हैं। ये चुंबक के ध्रुवों के नाम लिखिए, पूरा वाक्य है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, पूरा वाक्य है। और उसके साथ ही यहाँ पे एक उत्तर के लिए जगह दी गई है। और दूसरा जो रिक्त स्थान पूर्ति है कंप्लीशन टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, तो इनमें पूरा वाक्य नहीं होता है। जैसे इस प्रकार के प्रश्नों में अपूर्ण कथन दिए हुए होते हैं। अपूर्ण कथन जिसे या अर्थात पूरा वाक्य नहीं होता है। स्मृति के आधार पर छात्रों को इन अपूर्ण कथनों के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। जैसे उदाहरण है, इसमें निर्देश इस तरह से दिए जाते हैं: निम्नलिखित कथनों में जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति उपयुक्त शब्दों के द्वारा कीजिए। जैसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, पोटेशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र डैश डैश है। अब यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, सूत्र का को आपने लिखना है। दूसरा जो उदाहरण है इसका या इस तरह के प्रश्नों का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र डैश तथा डैश से मिलकर बना है।
तो रिक्त स्थानों को आपने, ये अपूर्ण वाक्य हैं, पूरे रूप पूर्ण नहीं है ये, इनमें कुछ ना कुछ आपको फिल करना है, तो इसलिए इनको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कहते हैं। अब तीसरा जो प्रश्न है उदाहरण के रूप में, दूरदर्शन का आविष्कार डैश ने किया था। पहला था सिंपल रिकॉल टाइप, दूसरा है रिकॉग्निशन टाइप। अब ये प्रत्याभिज्ञान रूप में क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्नों के साथ उनके एक से अधिक संभावित उत्तर दिए होते हैं। छात्र उनमें से सही उत्तर पहचानकर उत्तर का चयन करता है। ये प्रश्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टाइप, एकांतर अनुक्रिया रूप। इन प्रश्नों को सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स तथा हाँ नहीं, यस ऑब्लिक नो प्रकार के प्रश्न भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ कथन दिए होते हैं जो सत्य एवं असत्य हो सकते हैं। परीक्षार्थी को केवल यह बताना होता है कि दिया हुआ कथन सत्य है अथवा असत्य। उदाहरण के लिए इसमें निर्देश इस तरह से दिए होते हैं, निम्न प्रश्नों के सत्य होने पर सही और असत्य होने पर गलत को चिन्हित कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, दाब का मात्रक न्यूटन होता है। ब्रैकेट के अंदर सत्य असत्य दिया गया है। इनमें से अगर न्यूटन इसका मात्रक है, अगर ये बात सत्य है तो सत्य को टिक करेगा, अगर असत्य है तो असत्य को टिक करना पड़ेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण जल से भरे पात्र का पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब इसमें भी ब्रैकेट के अंदर सत्य असत्य है, जो भी आंसर इसमें सही है उसको टिक करना पड़ेगा, उसको सही का निशान लगाना पड़ेगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक पूर्व पश्चिम दिशा में ठहरता है। अब इसमें हाँ या नहीं, जैसे शुरू में कहा था, या तो सत्य असत्य होता है या हाँ या नहीं होता है। तो इसमें से अगर ये कथन सत्य है तो फिर हाँ कहेगा, अगर कथन गलत है तो नहीं कहेगा, उसको टिक लगाएगा, टिक करेगा उस पर। दूसरे जो हैं रिकॉग्निशन टाइप का जो दूसरा रूप है वो है बहुविकल्पी रूप, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, MCQ। इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन के लिए एक से अधिक उत्तर, सामान्यतया 4 उत्तर दिए रहते हैं। छात्रों को इनमें से सही उत्तर पहचानकर उसे चिन्हित करना अथवा उसके सामने दिए गए कोष्ठक में लिखना होता है। उदाहरण के लिए इन प्रश्नों के निर्देश इस प्रकार के होते हैं, निम्न प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर को कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, मलेरिया रोग फैलाने वाला कीट है अ मक्खी, ब मधुमक्खी, स मादा एनाफिलीज, द छिपकली। अब जो भी इनमें से सही है इस ब्रैकेट में उसको लिख देना होता है। उसका अ ब स द भी लिख सकते हैं या पूरा नाम भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, दाब का मात्रक है अ, ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ब ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 न्यूटन पर मीटर, द मीटर पर न्यूटन स्क्वायर। अब कोष्ठक में वही उत्तर होगा जो छात्र को उचित लगेगा। रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस का तीसरा जो प्रकार है वो है मिलान रूप परीक्षण। इनको हम मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। इन प्रश्नों में 2 स्तंभ या कॉलम दिए होते हैं, उनमें कुछ कथन या शब्द दिए रहते हैं। एक स्तंभ प्रश्न स्तंभ होता है तथा दूसरा स्तंभ उत्तरों से संबंधित होता है। छात्रों को प्रश्न का सही उत्तर ढूंढकर प्रश्न के सामने लिखना होता है। उदाहरण के लिए इसमें निर्देश इस प्रकार से दिए जाते हैं, प्रथम स्तंभ में लिखित अपूर्ण कथनों को दूसरे स्तंभ के कथनों में ढूंढकर उनका मिलान करो। स्तंभ कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। स्तंभ ए में क्या दे रखा है, पहला धारा का मात्रक, दूसरा दाब का मात्रक, तीसरा लंबाई का मात्रक, चौथा आयतन का मात्रक, पांचवा बल का मात्रक। स्तंभ बी में पहले में दे रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरे में दे रखा है सेकंड, तीसरे में एम्पियर, चौथे में मीटर, पांचवे में मीटर क्यूब। अब स्तंभ ए का जैसे धारा का मात्रक क्या है, तो धारा का मात्रक जैसे एम्पियर है तो छात्र एम्पियर को यहाँ लाइन भी खींच सकता है या एम्पियर को धारा का मात्रक के सामने
वन के सामने लिख सकता है। इसी तरह से दाब का मात्रक लिखेगा। छात्र को उत्तर जो भी समझ में आ रहा है उस उत्तर को वो प्रश्न के आगे लिख लेगा। चौथा रूप है वर्गीकरण रूप, क्लासिफिकेशन टाइप। इसके अंतर्गत कुछ शब्दों का समूह दिया जाता है जिनमें एक शब्द अन्य से भिन्न अथवा असंगत होता है। छात्रों को इस शब्द का चयन करके उसे रेखांकित करना होता है। उदाहरण के लिए इसमें निर्देश इस प्रकार से होते हैं। ऐसे प्रश्नों के निर्देश में ये लिखा होता है, नीचे कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं। इन शब्दों में से एक शब्द अन्य शब्दों से किसी न किसी दृष्टि से भिन्न है। ऐसे शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब पहला जो प्रश्न है उसमें जो भिन्न शब्द होगा उसको या डिफरेंट होगा उसको छात्र लिख लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे। मीटर, कॉमा सेंटीमीटर, कॉमा मिलीमीटर, कॉमा किलोमीटर, कॉमा लीटर। जैसे इसमें लीटर अलग है, बाकी तो ये लंबाई के मात्रक हैं और ये लीटर भी मात्रक है लेकिन लिक्विड वाले पदार्थों का मात्रक है। दूसरा है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, H2O। अब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो एलिमेंट है, H2O कंपाउंड है। इस तरह से H2O अलग हो गया, इसी तरह से इसको वो रेखांकित कर लेंगे। तीसरा है H2SO4, HNO3, HCl, O2। अब इसमें से 3 तो एसिड हैं, O2 जो है ऑक्सीजन है, ये अलग है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन इनमें से अलग है, तो इस तरह से इनको रेखांकित कर लेंगे छात्र। पांचवा है सादृश्य अनुभव रूप। जो रिकॉग्निशन टाइप का जो लास्ट किस्म का क्वेश्चन है वो है सादृश्य अनुभव रूप, एनालॉजी टाइप, यानी कि एक जैसा जो प्रतीत होता है, सादृश्य एक जैसा। इसमें क्या होता है, इनमें दो समान परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है। पहली परिस्थिति पूर्ण होती है, दूसरी परिस्थिति अपूर्ण होती है। पहली परिस्थितियों के आधार पर समान संबंध स्थापित करते हुए दूसरी परिस्थिति की पूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए इसमें जो निर्देश होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। निम्नांकित प्रश्नों में दो परिस्थितियों को प्रयुक्त किया गया है। दूसरी परिस्थिति अपूर्ण है, पहली के आधार पर दूसरी की पूर्ति कीजिए। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, तो जल का जो अनुपात H2O से है, अर्थात जल पानी का जो संबंध H2O से है, H2O जल का सूत्र है, पानी का सूत्र H2O है, तो वैसा ही समान अनुपात इन दो चीज़ों में है। भारी जल का सूत्र लिखना पड़ेगा यहाँ, जैसे D2O जिसको डिटोरियम भी हम कहते हैं, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मछली और गिल का जो संबंध है, मछली सांस किससे लेती है, गिल से लेती है, वैसे ही समान अनुपात मनुष्य किससे लेता है, तो नाक से होगा। पृथ्वी एक ग्रह है, जिस प्रकार से पृथ्वी और ग्रह में अनुपात है, यानी कि जो संबंध है पृथ्वी और ग्रह के बीच में, तो पृथ्वी एक ग्रह है, ये यहाँ पे ये संबंध यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसा ही समान संबंध चंद्रमा और उपग्रह में होगा। चंद्रमा एक उपग्रह है। लंबाई को मीटर में मापा जाता है। लंबाई और मीटर का जो संबंध है, वैसे ही समान संबंध क्षेत्रफल का और किसका होगा, तो क्षेत्रफल को हम वर्ग मीटर में स्क्वायर मीटर या इस तरह से मेजरमेंट करेंगे, तो ये संबंध होगा। इस तरह से समान संबंध हमको ढूंढना पड़ेगा। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण, मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, क्या गुण होते हैं इनके? ये परीक्षण बनावट में सरल तथा छोटे छोटे होते हैं। जैसे आपने ये प्रश्न देखे, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, दिखने में बड़े सरल लगते हैं, लेकिन इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही सोचना पड़ता है इनके लिए, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव माइंड, बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर होना चाहिए इनके लिए। इन परीक्षणों में उत्तर संक्षिप्त तथा केवल एक ही होता है, एक ही उत्तर, जो ये कन्फ्यूजिंग नहीं होते हैं। इनमें एक निश्चित उत्तर होता है और वही सही होता है, तो उसमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। विभिन्न परीक्षकों द्वारा जांच करने भी प्राप्तांक समान होता है। चाहे इस प्रकार के परीक्षणों में, चाहे मूल्यांकन कोई भी परीक्षक करे, अंक बराबर आएंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वो सही है तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर वो गलत है तो उसके 2 नंबर पूरे कटेंगे। इन परीक्षणों का अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। फटाफट इनका मूल्यांकन हो जाता है, जल्दी जल्दी से। ये परीक्षण परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। कहने का आशय है, परीक्षक चाहे
कैसे भी प्रकृति का हो, कैसे भी प्रवृत्ति का हो, कैसे भी परिस्थितियों से जूझ रहा हो, कोई भी उसके सामने समस्या हो, लेकिन मूल्यांकन में उसके व्यक्तिगत स्थिति का कोई या व्यक्तिगत प्रभाव का कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ता। मूल्यांकन करते समय पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये परीक्षण अधिक व्यापक होते हैं, जिससे पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का परीक्षण इनके द्वारा संभव है। पूरे पाठ्यक्रम से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे कि इनका प्रतिनिधित्व पूरे पाठ्यक्रम में होता है। ये परीक्षण अधिक वैध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इनमें वस्तुनिष्ठता होती है। इनकी सहायता से छात्रों को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे औसत, कमजोर एवं प्रतिभाशाली। इन परीक्षणों द्वारा छात्रों की कमजोरी का आसानी से निदान किया जा सकता है। इनके द्वारा समय की बचत होती है, कम समय में ही इनको हल कर लिया जाता है। ये परीक्षण किसी छात्र विशेष के साथ परीक्षक को पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का अवसर प्रदान नहीं करते, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसीलिए इसमें पक्षपात करने का अवसर शिक्षक को नहीं मिलता। ये परीक्षाएं रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देती हैं। जैसे निबंधात्मक प्रश्नों में छात्र प्रश्नों के उत्तरों को रटते हैं, लेकिन इसमें रटने की आवश्यकता नहीं होती। ये परीक्षण निर्माण, प्रशासन तथा अंकन की दृष्टि से अधिक व्यवहारिक होते हैं। अब दोष क्या है? दोष, डिमेरिट्स और लिमिटेशंस। विचारों का संगठन संभव नहीं होता है, क्योंकि छात्रों को इन परीक्षाओं में अपने विचारों को संगठित करके व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि ये वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं या संक्षिप्त इनका आंसर होता है। इस वजह से छात्रों के मस्तिष्क में विचारों को संगठित करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। अपने विचारों को संगठित करके, ऑर्गेनाइज करके और उसको व्यक्त करने का उन्हें अवसर नहीं मिलता। सभी पदों का निदानात्मक महत्व नहीं होता है, क्योंकि इनमें यह पता नहीं चलता कि छात्र की तर्क प्रक्रिया किस स्थान पर गलत है तथा छात्र किस स्थान पर केवल अनुमान के आधार पर उत्तर दे रहा है। कई बार इसमें ऐसा होता है, छात्र अनुमान लगाते हैं कि कोई भी खाली नहीं भी आता है तो भी ऐसे ही किसी न किसी पर टिक कर देते हैं, A, B, C, D किसी में भी टिक कर लेते हैं। इत्तेफाक से अगर वो सही हो गया तो उसको मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन उसको एक्चुअल में उसने कोई तर्क नहीं लगाया वहाँ पे कि ये सवाल सही है या गलत है या यही आंसर होना चाहिए, और इसलिए उनमें निदान भी नहीं हो पाता कि इसको कितना ये पाठ आया, समझ में आया। परीक्षा से पूर्व परिचय हो जाना, क्योंकि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को इसका प्रशिक्षण देने लगते हैं, इससे परीक्षण में वैधता नहीं रहती। परीक्षा से पूर्व इसका परिचय हो जाने से अर्थ ये है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो अध्यापकों को अच्छे से समझ में आ जाता है और उसी पैटर्न के आधार पर वो विद्यार्थियों की प्रैक्टिस कराने लगते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बच्चे उसको रट लेते हैं या उसका आंसर याद कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो जिस हेतु इस परीक्षण को बनाया जाता है उसका वास्तविक रूप में उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के तरह उसको याद कर लेते हैं या उनको वो रटे होते हैं उनके उत्तर बिना तर्क समझे हुए, इसलिए ये परीक्षण वैध नहीं रह पाते इस आधार पर। परीक्षा की रचना बहुत जटिल होती है। इस प्रकार की परीक्षा की रचना इसलिए जटिल होती है क्योंकि इसमें शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा सृजनात्मक होना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड अगर टीचर होगा तभी इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स को वो बना पाएगा। और इसका मुद्रण भी अधिक खर्चीला होता है, क्योंकि एक पेज में 2-3 ही प्रश्न आ पाते हैं, 4-5 ही प्रश्न आ पाते हैं, जिससे और बहुत ही कम स्थान में वो होते हैं, जिससे सारा पेज उनका खाली खाली दिखता है और टाइप भी बहुत कम जगह पर होता है और पेजेस भी बहुत अधिक लगते हैं, इसलिए इस पर मुद्रण का व्यय अत्यधिक आता है। परीक्षा निर्माण में प्रशिक्षण। इन परीक्षाओं के निर्माण में समय व दक्षता दोनों की आवश्यकता होती है। समय भी अधिक लगता है और उसमें इस तरह का कौशल भी टीचर में होना चाहिए कि वो इस तरह के परीक्षण को बना सके। अतः इनके निर्माण हेतु प्रशिक्षण लेना आवश्यक है।
अनुमान लगाना संभव। इन परीक्षाओं में अनुमान लगाकर उत्तर देने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण कुछ छात्र अनुमान लगाकर सही उत्तर दे देते हैं और अंक प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। यथार्थता से कम संबंध। ये परीक्षाएं ज्ञान की ऊपरी व यत्र तत्र बिखरी बातों का मूल्यांकन करते हैं। इनका यथार्थता से कम संबंध होता है, क्योंकि बच्चे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बुक भी होती है उनमें से उनको पढ़ लेते हैं और उनको वो याद भी रहते हैं। इसलिए कहीं से भी वो किसी भी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, वो इस बात को नहीं समझते। बस केवल वो प्रश्न के उत्तर को याद कर लेते हैं और एग्ज़ाम में उसका उत्तर दे देते हैं। जो रियलिटी है कि पूरी बुक उनको आनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। वैसे देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूरी बुक को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पूरी बुक को रिप्रेजेंट करने का अर्थ ये होता है कि छात्र उस पूरी बुक का, उस पुस्तक का गहनता से अध्ययन करे। गहनता से अध्ययन इसलिए जब वो करेगा तभी उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर छात्र केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को रट लेता है, जहाँ तहाँ भी जो बुक मिलती है, जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं उसको, उनको वो याद कर लेता है और उन्हीं के आधार पर उत्तर दे देता है, और ना कि वो पूरी पुस्तक पढ़ता है। व्यक्तित्व पर प्रकाश नहीं। इनकी इस तरह के क्वेश्चन से छात्रों के व्यक्तित्व पर कोई अच्छा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इसमें भाषा शैली, भावाभिव्यक्ति, निबंध शैली आदि के मापन का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि न तो उनकी भाषा शैली का पता चलता है इस तरह के प्रश्नों में, न उनको अभिव्यक्ति करने की क्षमता का पता चलता है, न उनका निबंध शैली का पता चलता है। इसलिए क्योंकि इनका मापन इस तरह के क्वेश्चंस में होता ही नहीं है, इसलिए परीक्षण व्यक्तित्व पर प्रकाश नहीं डालते। क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं कि हम अपनी बातों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो वो इस तरह की बातें इसमें नहीं होती हैं, इसलिए इनका मापन भी नहीं हो पाता। तो व्यक्तित्व पर कोई प्रकाश नहीं डालते ऐसे क्वेश्चन। नकल की संभावना अधिक। छात्रों को इन परीक्षणों में नकल करने में कम समय लगता है, तो नकल की अत्यधिक संभावना रहती है। इस तरह के जो परीक्षण होते हैं, इनमें छात्र अगर नहीं भी पढ़ के गया है तो अपने अगल बगल से पूछ करके, अन्य छात्रों से इशारों में पूछ करके आंसर्स को प्राप्त कर लेते हैं और वैसे ही लिख लेते हैं, जिससे कि इसमें नकल करने की बहुत संभावना हो जाती है। अतः ये कमियां अगर इनमें ना हो तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अत्यंत अच्छे होते हैं। थैंक यू।